हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नाम आपने सुना होगा। तो इंडिया के लिए यहाँ से अभी गुड न्यूज़ है कि जो इसकी वाइस प्रेसिडेंसी है अगले 1 साल के लिए, अभी जुलाई 2026 से जून 2027 तक इंडिया के हाथ में रहने वाली है। तो ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी पोजीशन इंडिया के पास आई है। और इंडिया से विवेक अग्रवाल जो 94 बैच के IAS ऑफिसर हैं, वो FATF के नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि FATF क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके मेंबर्स क्या है, और इंडिया के पास वाइस प्रेसिडेंसी है तो इसके लिए इंडिया के क्या मायने होने वाले हैं और हमें कैसे बेनिफिट करने वाले हैं। तो देखिए, FATF बनती है 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा, और इसका मेन मकसद होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना। करेंटली इसके 40 मेंबर्स हैं, जिसमें से 38 तो कंट्रीज़ मेंबर हैं और 2 जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें कि यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये 2 रीजनल ग्रुप्स प्लस 38 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। जो हमारे हमारे लिए डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइना और टर्की, क्योंकि यहाँ से इंडिया जो भी लॉबी करता है, जो भी पिच करता है, इन 2 कंट्रीज से इंडिया को मेन अपोजिशन मिलता है। इंडिया ने फॉर्मली 2010 में ये ग्रुप ज्वाइन किया है और अभी रशिया भी इसका एक मेंबर है, बट 2023 के बाद जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो रशिया को इसकी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप कैसे डिसीजन लेता है, वो है कि कंसेंसस पे। कंसेंसस का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी को या फिर कोई भी एजेंडा को सारी कंट्रीज़ मिलके डिस्कस करती है, बैठती है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद जब 40 कंट्रीज़ हाँ बोल देती है और एक एग्रीमेंट पे आ जाती है, तभी एक्शन लिया जाता है। अगर 39 कंट्री एक मुद्दे पर एग्री करती है बट एक कंट्री रिफ्यूज़ कर जाती है तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। बट हाँ, उसके आगे फर्दर डिस्कशन किए जा सकते हैं, प्रूफ दिए जा सकते हैं, और फिर सारी कंट्रीज़ को एक टेबल पर लाया जा सकता है। आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि पाकिस्तान आता जाता रहता है, और इंडिया की भी यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है और हम काफ़ी एविडेंस प्रूफ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से टेरर फंडिंग में तो इन्वॉल्व रहा ही है। तो लास्ट टाइम ये जून 2018 में इस ग्रे लिस्ट में गया था और अक्टूबर 2022 से इस लिस्ट से बाहर आ चुका है। अभी करंटली इस लिस्ट में है नहीं। तो इसकी बेसिकली 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में मतलब कि आप तो गॉन केस हो, आप ओपनली टेरर फंडिंग कर रहे हैं। और ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि आपके जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, तो आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इस कंट्री में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर भी देखेगा कि मेरा पैसा तो सारा मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा है या टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा है, कुछ अच्छा भला रिटर्न तो मिलना नहीं है। तो इसलिए वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराता है। तो फिर इसका नुकसान उस कंट्री को उठाना पड़ता है। प्लस उसकी रेप्यूटेशन भी काफ़ी डाउन होती है कि भाई आप तो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो। जैसे कि इस ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में रहने वाली है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि एक इंडियन होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं या इंडिया जो भी अपने बात वहाँ पे कहना चाहता है, उस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता है, उसको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि कोई भी पॉलिसी डिस्कशन या एजेंडा सेट करने में प्रेसिडेंट की हेल्प करना। तो अगर एक बड़ी पोजीशन, एक बड़ी चेयर वहाँ पे है, वो किसी भी डिस्कशन को लेके पिच करती है, तो उसके मायने ज़रूर कुछ खास होते हैं। तो इंडिया के लिए ये एक सॉफ्ट पावर विन आप इसको कह सकते हो। हालांकि यूनिलैटरली एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एक कंसेंसस के द्वारा ही यहाँ पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो हाँ, फिलहाल के लिए एक बड़ी चेयर इंडिया के हिस्से में आई है, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर को तो इससे ज़रूर बल मिलेगा। थैंक यू।